नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। और दोस्तों, आज आ गई है वो खबर जिसका हमें इंतज़ार था, CPI इन्फ्लेशन का। पिछले 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि महंगाई का आने वाला है और उसमें महंगाई हमारे शेयर बाज़ार के पक्ष में आती हुई दिखाई देगी, यानी कि कम होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सरकार ने डेटा पेश कर दिया है, हमारी RBI ने, और एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे है कि महंगाई का क्या डेटा निकल कर आया है, और उसके बाद में US की महंगाई पे बात करेंगे, और आज के दिन पूरे दिन क्या रहा शेयर बाज़ार का हाल और कल क्या रहने वाला है, उस सब पर चर्चा करेंगे। और 6 शेयर के बारे में आपको बताऊंगा जो बन सकते हैं मल्टीबैगर, और अभी तक उन्होंने बहुत ही बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास में सभी ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहें टाइमली, जिससे कि एक ट्रेड सेटअप अच्छा बन सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भारत की महंगाई के डेटा से जो RBI ने हमें दिया है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से नवंबर में सब्जियों, दालों और फलों की कीमतों में राहत देखने को मिली है, और जिसकी वजह से हमारा जो CPI इन्फ्लेशन डेटा है, यानी कि नवंबर में महंगाई से थोड़ी राहत हमें देखने को मिली है। खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन दर 6% से नीचे 5.48 पर आती हुई दिखाई दी है। सरकारी आंकड़े जारी हो चुके हैं, यानी कि जो दर पिछले महीने सरकारी इन्फ्लेशन का दिया था, सरकार ने बहुत ही ज़्यादा दिया था, और जो RBI का जो टॉलरेंस बैंड था 2 से 6 के लेके बीच में, उसको ब्रीच कर दिया था, 6 के ऊपर पहुंच गई थी, और जिसका असर आपने देखा हमारे शेयर बाज़ार पर काफ़ी नेगेटिव होते हुए देखने को मिला। और अब आप देखेंगे तो अब महंगाई जो RBI के जो बैंड मैंने बताया आपका 2 से लेके 6% के बीच में आ चुकी है, और इसका असर भी आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। मार्केट को इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। तो हो सकता है कि कल के दिन हमारी मार्केट में एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिले, क्योंकि राहत देने वाला डेटा RBI ने हमें दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CPI इन्फ्लेशन सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि CPI जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, बीते महीने यानी कि नवंबर में कितनी रही, 5.48% रही, और इससे पहले अक्टूबर में कितनी थी, 6.21 थी, यानी कि बहुत बढ़कर आई थी, जिसका मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा था, और मार्केट में हमारे बिकवाली देखने को मिली थी। यानी कि जो 2 से लेके 6% का जो RBI का जो टॉलरेंस बैंड था दोस्तों, उसको भी ऊपर निकल गया था। यानी कि सरकार का जो बैंड है, यानी कि महंगाई रहनी चाहिए कहाँ पर, 2 से 6 के बीच में, और अक्टूबर में कहाँ पहुँच गई थी, 6.21 पहुँच गई थी। तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ, और FII लगातार बिकवाली करते आ रहे हैं, और जिसका नेगेटिव असर देखने को मिला। तो अब इस महीने नवंबर में 6.21 से लेके कहाँ पर आ गई है, 5.48 पर आ चुकी है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। सारे एनालिस्ट का, इकोनॉमिस्ट का सारा डेटा बताया था कि उनके जो सर्वेज़ क्या कह रहे हैं। तो सर्वेज जो थे ज़्यादातर क्या बोल रहे थे कि 5.5 के बीच में ही रहने वाली है महंगाई। और एक बैंक का भी सर्वे मैंने बताया था, वो भी इसी जो दर है इसी के आसपास उन्होंने अपना आंकड़ा बताया था। तो राहत वाली खबर है
तो आप देख सकते हो कि महंगाई के मोर्चे पर नवंबर महीने में लोगों को मामूली राहत मिली। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार हमारी कितनी रही, 5.48 रही। और कि इससे पहले कितनी थी, अक्टूबर में 6.21 थी, पहले बता चुका हूँ। और आरबीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति को 4% रखने का लक्ष्य रखा है, यानी कि 5.48 का डेटा अभी आया है। कहाँ से, कितना है, 5.48 का जो डेटा आया है, कहाँ से, 6.21 से। अब इसको जो रखा है, जो लक्ष्य रखा है वो कितना है, 4% का रखा है। 6.21 पे काफ़ी ऊपर आई थी महंगाई और उसके बाद में 5.48 पर आई और 5.48 पे आ चुकी है। राहत वाली खबर है। और आरबीआई ने अब अपना टारगेट कितना रखा है, 4% का, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ओर 2% अंकों की सहनशीलता सीमा तय की गई है, यानी कि 4 से 6 या फिर 2 से 4। ये क्या है, मिड में रखा है कि जो लक्ष्य है हमारा महंगाई का वो कितना रखेंगे, लगभग 4 पर रखेंगे हम। तो ये टारगेट रखा है आरबीआई ने। अब आप देखेंगे फूड प्राइसेस, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से महंगाई में नरमी आई है। क्या कारण रहा कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स थे उनमें नरमी देखी गई है, उनमें प्राइसेस घटे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, नरमी देखी गई है, हमारी महंगाई घट कर आई है। तो आप देख सकते हैं गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर नवंबर में धीमी होकर 5.48 पर आ गई है प्रतिशत पर। अक्टूबर में 6.21 थी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि जो खुदरा महंगाई घटने का मुख्य कारण क्या था कि फूड प्रोडक्ट्स थे उनमें विशेषकर क्या थी, सब्जियों की कीमतों में नरमी आना है, यानी कि सब्जियों की कीमतें घटी हैं, जिसकी बात, और वही जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या थे, हमारी महंगाई को बढ़ा रहे थे, जिससे क्या है घर की बजट पर फर्क पड़ रहा था। तो इन्हीं में नरमी आ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो महंगाई घट देखने को मिली है। तो एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से जारी उपभोक्ता सीपीआई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में खाद्य वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो गई है, घटकर 9.04% रह गई है। अक्टूबर में कितनी थी, 10.87, यानी कि फूड प्राइसेस जो थे वो अक्टूबर में कितने थे, 10.87 थे और कितने रह गए, 9.04। वहीं पे नवंबर में और नवंबर 2023 में कितने थे, 8.7% रही थी। तो यानी कि हमारे 10.87 से जो फूड इन्फ्लेशन थी वो कितनी रह गई है, 9.04। ये रहा इसका मेन कारण। वहीं पे एनएसओ ने क्या कहा है कि नवंबर 2024 के महीने के दौरान सब्जियों, दालों और उत्पादों, चीनी और मिठाई, फलों, अंडे, दूध और उससे जुड़े उत्पादों, मसालों, परिवहन और संचार व व्यक्तिगत देखभाल जैसे उप समूहों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। तो ये वाले रीज़न रहे जिसकी वजह से क्या हुई, हमारी महंगाई घटती हुई नज़र आई। तो ये जो मेन ज़्यादातर चीज़ें यूज़ की जाती हैं घरों में, उनमें मेन चीज़ों में यानी कि जो सब्जी हो गई, दाल, चीनी, मिठाई, फल, अंडे, दूध और जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, इनमें क्या हुआ, इनके प्राइसेस कम हुए, जिसकी वजह से महंगाई हमारी घटी है। तो वहीं पे देखेंगे कि पिछले हफ्ता बीते सप्ताह रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 4.8% कर दिया था। आरबीआई ने यह भी कहा था कि खाद्य कीमतों पर दबाव के कारण दिसंबर तिमाही में महंगाई दर के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। क्या बता दिया, खाद्य कीमतों पर दबाव के कारण दिसंबर तिमाही में कितनी हो सकती है, ऊंचे दर पर बने रहने की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई से लेकर अगस्त तिमाही के दौरान औसतन 3.6% थी। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में
जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि महंगाई तो घटी ही है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और ये प्रोडक्शन किसके लिए अच्छा है? हमारी बैंकों के लिए। तो बैंकों के लिए क्यों अच्छा है? बैंकों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, बैंकों का कामकाज बढ़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोन दिए जाएंगे और आपका क्या होगा? रेट कम होगा तो सेविंग्स होंगी, और सेविंग्स होंगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? बैंकों की बढ़ेगी। और बैंकों की अगर ज़रूरत बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई जितनी कम रहेगी तो जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ऊंचाई पर हैं, उनमें घटोतरी वो कट सकते हैं, रेट कट हो सकता है इंटरेस्ट रेट में। तो जब इंटरेस्ट रेट में कट होगा, महंगाई घटेगी, लोगों के पास में सेविंग्स बढ़ेंगी, लोन सस्ते होंगे तो क्या होगा? बैंकों से पैसा लिया जाएगा, बैंकों के पास में इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंकों की कमाई बढ़ेगी। तो कमाई बढ़ेगी, इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो बाज़ार ऊपर जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये भी बैंकों के लिए अच्छी खबर है कि हमारी महंगाई घटने के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, वो बढ़ा है। यानी कि बैंकों का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो बैंकों के क्या है, नतीजे अच्छे आ सकते हैं। और बैंकों के नतीजे अच्छे आएंगे तो बैंकों के स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस साल अक्टूबर में धीमी होकर कितनी रह गई थी? 3.5% रह गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन है। गुरुवार को जारी औद्योगिक आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के संदर्भ में मापा जाने वाला कारखाना उत्पादन अक्टूबर में 2023 में 11.9% की वृद्धि देखी गई थी। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहीं पे देखेंगे आप, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर 2024 में 3.5% बढ़ जाएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की ओर से जारी आंकड़ों से पता चला कि अक्टूबर 2024 में जो क्षेत्र का उत्पादन 4.1% बढ़ा। 3.5% बढ़ना था, कितना बढ़ा? 4.1%, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 10.6% की वृद्धि हुई थी। खनन उत्पादन में कितना था? 0.9%, और बिजली उत्पादन में 2% की वृद्धि होगी। अप्रैल से अक्टूबर अवधि में IIP की वृद्धि दर 4% रही, यानी कि 3.5% से कितनी हो गई? 4% रही, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में ये 7% थी। तो सारी चीज़ों पर क्या है, फ़र्क पड़ता हुआ देखने को मिला है। तो CPI इन्फ्लेशन भारत का डेटा आ चुका है और ये बहुत ही पॉजिटिव आया है। कल मार्केट अच्छा रिएक्ट करना चाहिए इस पर, और एक तेज़ी की तरफ मार्केट कल हमारा क्लोज होता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, आज दिन के दौरान शुरुआती समय में, यानी कि सुबह के दौरान जब मार्केट खुला था, तो क्या होता? सेंसेक्स और निफ्टी क्या हुए थे? बड़े थे। क्यों? क्योंकि US का CPI इन्फ्लेशन क्या हुआ था, डेटा आया था कल, तो उसमें क्या होता? रेट कट की संभावना बढ़ गई है। तो रेट कट की संभावना बढ़ने से क्या हो गया? आपने देखा होगा कि इंडिया इक्विटी बेंचमार्क, सेंसेक्स एंड निफ्टी सर्ज्ड इन अर्ली ट्रेड ड्रिवन बाई IT स्टॉक्स। और कल नेस्डैक बहुत तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा था। अगर आपने देखा हो तो कल वीडियो शेयर नहीं कर पाया था मैं, तो वो क्या IT स्टॉक क्या था, तेज़ी के भागे थे, और हमारे आज IT स्टॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज थे। US का CPI इन्फ्लेशन था, वो क्या था, उसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि जो रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। कम फ्रॉम द US वेयर CPI इन्फ्लेशन अलाइंड विद एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो उम्मीद जताई गई थी उसी के हिसाब से बढ़ती हुई नजर आई। फ्यूल्ड बेट्स ऑफ ए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट बाय फेडरल रिजर्व बैंक ऑन October 18।
तो अब दिसंबर 18 को क्या होने वाला है, मीटिंग होने वाली है फेड की, और उसमें ये रेट कट का फैसला हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर क्या हुआ था कि जो आज शुरुआती दौर में, आज के दिन के दौरान शुरुआती जब हमारा मार्केट शुरू हुआ था तो उसमें क्या था, तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये था, तो कल के लिए हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी, और उस पॉजिटिव न्यूज़ में क्या है कि मार्केट कल पॉजिटिव संकेत देता हुआ नज़र आएगा, तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट का कैसा रहा मूड और माहौल। तो 104 पॉइंट की गिरावट के साथ में 24,500 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर मार्केट रुकता हुआ नज़र आया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे 24,527 का लो लगाया, और कहाँ पर बंद हुआ, 537 पे, यानी कि मात्र डे के लो से 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। वहीं पे हाई कितना लगाया, 24,675 का हाई लगाया। प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,641 का था, और 24,643 पे ओपन हुआ था, यानी कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज पूरे दिन प्रेशर देखने को मिला क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,537 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे जो डाउ जोन्स है वो भी नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और नैस्डैक आईटी स्टॉक्स भी क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स जो है 15 के नीचे है, ये अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि 24,537 पे क्लोजिंग दी है किसने, हमारे निफ्टी इंडेक्स ने, और 24,647 पे हमारे निफ्टी फ्यूचर्स बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पे 24,584 पर क्या देखने को मिल रहे हैं, हमारे गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि 537 और 584 कितना डिफरेंस हो गया, तो 44 और 3 47 पॉइंट का गैप ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, किसमें, निफ्टी में और गिफ्ट निफ्टी में। तो कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, और इसके बाद में मार्केट तेज़ी पकड़ सकता है। बाकी फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि कल क्या हो सकता है। और कल के दिन मेरे ख्याल से ये बाकी के फैक्टर्स पे रिएक्ट ना करके कल मार्केट रिएक्ट करना चाहिए हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन डेटा हमारी आरबीआई ने पेश किया है। वहीं पे गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है 1.5% से ज़्यादा की। कॉपर सिल्वर में भी देखेंगे तो 3-3.5% की कॉपर में भी गिरावट है, यानी मेटल में गिरावट है। वहीं पे अगर आप क्रूड देखेंगे तो $70 के नीचे फिर आ चुका है, अच्छी न्यूज़ है। ब्रेंट ऑयल में भी ठीक ठाक है। नेचुरल गैस में भी आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ कहाँ से है, हमारे डॉलर से नेगेटिव न्यूज़ है। डॉलर तेज़ी बनाता जा रहा है, और जो हमारा रुपया है INR, ये लगातार कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या है, एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। कोई राहत नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर तेज़ी होगी, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, हमारे फॉरेक्स घटते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, अब FII का डेटा हम आपके साथ में शेयर करते हैं। FII के डेटा में अगर आप देखेंगे तो FII में क्या होगा कि DII एज यूजुअल ख़रीदारी करके गए 2646 करोड़ की, और वहीं पे आप देखेंगे कि जो FII है वो आज बिकवाली करके गए 3560 करोड़ की। तो अगर दोनों का नेगेटिव, दोनों का प्लस माइनस कर देंगे FII DII का, तो कितना निकल के आएगा, तो यानी कि 5-4-900 लगभग 900 करोड़ की क्या होगी, यहाँ पे बिकवाली करके गए FII DII। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि कल का मार्केट हमारा किस पे रिएक्ट करता हुआ आएगा, इन्फ्लेशन पे, CPI के डेटा पे रिएक्ट करना चाहिए। तो कल इन सब फैक्टर्स को छोड़कर क्या करना, फोकस करना चाहिए हमें
कि 24,500 का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और दिन के दौरान FII DII की खरीदारी आ जाती है तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है और 24,600 के ऊपर मार्केट हमारा क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में फिर से देखिए तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है और बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है और सस्टेन भी कर रहा है। वहीं पे इथेरियम देखिए 5%, कार्डेन देखिए 4%, सोलोना, सब में देखिए सारी की सारी करेंसीज कोई तो 11% की तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, देखिए ये क्रिप्टो करेंसी का बढ़ना नेगेटिव है इक्विटी मार्केट के लिए, लेकिन पॉजिटिव क्या है, अच्छा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो पैसा अगर इक्विटी क्रिप्टो करेंसी अगर बढ़ रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है तो हमें एक और संदेश मिल रहा है, एक और हमें सेंटीमेंट मिल रहा है कि ग्लोबल क्यूज जो है, ग्लोबली क्या है, टेंशन नहीं है, यानी ग्लोबली प्रेशर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ रहा है। तो हमारे लिए कल के लिए जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आया है, तो इसलिए क्या है, मार्केट कल झूमना चाहिए, ग्रीनरी की तरफ ट्रेड करना चाहिए। वहीं पे अगर बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो 10 ईयर देख लीजिए, यूएस का 30 ईयर, 2 ईयर, इन सब को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तेज़ी बनी हुई है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और वहीं पे इंडिया का देखेंगे 10 ईयर, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी बनी हुई है। तो यहाँ से क्या है, नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है, यानी कि और इशारा क्या हो रहा है कि सेल और राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर बन सकती है। मार्केट ऊपर तो जाएगा, ऊपर जाने के बाद में टिकने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि बॉन्ड मार्केट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा क्योंकि कल हमारा जो रिएक्ट करेगा वो CPI डेटा पे रिएक्ट करेगा, तो हो सकता है कि कल के दिन सारे फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव होते हुए नज़र आएँ। अब बात करते हैं 6 स्टॉक्स की जो कि मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड को ले लेते हैं। 305 से मैंने बोला था खरीदारी करके जाइए, 305 के बाद में आज देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, 382 पर, और 394 का ये हाई भी लगा चुका है पिछले 1-2 दिन में, 392, 394, और अभी 382 पर सस्टेन कर रहा है। यानी कि अभी जो ये कहाँ पर अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से किस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये 375 से 374 से लेके 395 के बीच में, 395 के बीच में क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। और 420 की मैंने आपको टारगेट दिए, और 420 की टारगेट आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इस स्टॉक के लिए। बहुत जल्दी आपको 420 का आंकड़ा ये छूता हुआ नज़र आएगा और ये 420 के ऊपर, 400 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा आपको बहुत जल्दी कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, ये वाले लेवल 450 के, फिर आपको 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक की कोई कमी नहीं है। और जिस लेवल से मैंने बोला था, ये देखिए, ये मेरी लाइन, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये 305 की है और मैंने मेरे जो चार्ट है वो सेम है। जब ये 305 पे आया था उससे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था सपोर्ट की यहाँ से ये स्टॉक वापसी करेगा और यहीं से वापसी करता हुआ नज़र आया। ऑलरेडी आप देखेंगे तो 75 रुपये भाग चुका है और अभी आपको मैं कितना बोल रहा हूँ, 20, यानी कि 40 रुपये और भागेगा, यानी कि 100, 104, 105 रुपये की तेज़ी इसमें बड़ी देखने को आपको मिल सकती है बहुत ही जल्दी। अब बात करते हैं IRFC की, दिग्गज शेयर है रेलवे सेक्टर का। मैंने आपको बोला था 130 और 140 में था, तब भी बोला था खरीदारी करिए, और 140 से लेकर 150 के बीच में आया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि भैया इस रेंज में यहाँ पर बाइंग आती है, ख़रीदारी करके बैठ जाओ, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और आज देखिए कहाँ पर आ चुका है, 140 से लेके ये, बल्कि 130 से लेके ये कहाँ पर आ चुका है, 130 से लेके 166 का इसने हाई लगाया है। तो आपका कितना, 36 रुपये ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। अब जो अगला टारगेट है इसका,
169 के बाद में 174 पर जाता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला था खरीदारी करके बैठ जाइए, मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए। और मैंने आपको क्लियरली रेंज बताई थी और मैंने आपको बताया था, चार्ट पैटर्न भी समझाया था इसका। ये देखिए ये वाला जो है बहुत जल्दी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने आपको चार्ट पैटर्न समझाया था। ये देखिए ये वाला मैंने फिर आपको ये वाला समझाया था कि यह बहुत जल्दी ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है और वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। 160 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि बहुत जल्दी आपको इसमें 174 175 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी मौका है, 40-60 वाले फार्मूले से खरीदारी करके बैठ जाइए। टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर अगर आप देखेंगे 433 पे लाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है इस स्टॉक में। बहुत जल्दी आपको ये भी नई हाई आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। और आपको देखेंगे आज जो लो लगाया है 434 का, 436 का हाई भी लगाया है इसने, लो लगाया 429 का, प्रीवियस क्लोज था 434 का। तो मार्केट जैसे ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि निफ्टी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है दोस्तों, इसीलिए क्या है इसीलिए क्या है ये भी निफ्टी नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव देखने को मिला है। तो बहुत जल्दी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 494 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बीच इस मिड रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। मिड रेंज में ही क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से। बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में नए हाईज आपको देखने को वो मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में आ गया है। जैसे ही 460 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करेगा, आपको 490 और फिर आपको 550 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बना के बैठ जाइए, बहुत जल्दी आपको बड़े रिटर्न इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। तो JNK बैंक आप देखिए 104 पे है, 90 रुपये के लेवल पे मैंने बोला था खरीदारी करके बैठिए और 109 रुपये 50 पैसे तक ऑलरेडी जा चुका है। छोटा स्टॉक है, बड़े रिटर्न बना के दे रहा है। बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में आज लो लगाया कितना 102 रुपये 98 पैसे पे, कल इस लेवल पे मिल जाता है तो खरीदारी करके बैठ जाइए 102 के आसपास। और इसके बाद में 116 से लेके 125 के टारगेट और 132 के टारगेट बहुत जल्दी से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा घट के आएगा तो कल के दिन बैंकों में भी तेज़ी रह सकती है। और आप देख लीजिए बहुत जल्दी आपको इसमें नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए छोटा स्टॉक है, 40-60 वाले फार्मूले से खरीदारी करके बैठ जाइए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक RBL बैंक की। RBL बैंक 173 पे है और मैंने आपको बोला था 170 के ऊपर ये क्या करेगा, जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा 173 और 175 के ऊपर आपको 190 के टारगेट, 190 से लेके 200 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे 172 का लो लगाया है और हाई कितना लगाया है 179 का, और यही इसका प्रीवियस क्लोज था। कंसोलिडेशन जोन में है, बहुत जल्दी 150 से देखिए, 150 पे बोला था मैंने, 150 से कहाँ पर आ चुका है 150 से लेके 179 तक हाई लगाया है, यानी कि 29 रुपये ऑलरेडी ये भाग चुका है। बहुत जल्दी आपको 200 के लेवल भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चार्ट पैटर्न देखिए यही बोल रहा है और ये 190 का है। बहुत जल्दी आपको 190 से लेके 200 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं पांचवें और छठे और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी तेज़ी से स्टॉक में आने वाली है। 155 रुपये 64 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है और प्रीवियस क्लोज कितना था 154 रुपये, लो लगाया 152.97, 157 का हाई लगाया है, 2-3 बार 157 को टच कर चुका है। अगला टारगेट इसको 160 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और 160 के ऊपर जैसे ही वीकली क्लोजिंग देगा आपको 200 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो मैंने आपको लेवल दिए थे उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत लंबा देखिए कंसोलिडेशन हो चुका है। ये देखिए ये कंसोलिडेशन बहुत लंबा है दोस्तों, चार्ट में छोटा दिखाई दे रहा है। ये 2 महीने का लगभग कंसोलिडेशन है। बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, 200 तक के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे 6 स्टॉक और आपको बड़े मल्टीबैगर रिटर्न ये देखते हुए मिलेंगे। इसीलिए क्या है
इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, मार्केट में बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। कल सीपीआई इन्फ्लेशन पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा, तेज़ी की तरफ जाना चाहिए कल के दिन। और ये तो मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।